दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आए हैं आप सभी को नर्मदापुरम के एक ग्राम के समीप। और आज हम बातचीत करेंगे उद्यानिकी के समसामयिक कार्यों के बारे में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रीता उइके मैम जी, जो कि हैं उप संचालक उद्यानिकी नर्मदापुरम में। तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। तो सुनने में ये आ रहा है कि आजकल नर्मदापुरम में जो है शहद को फ्लेवर रूप में भी तैयार किया जा रहा है, तो इस बारे में हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। इसका जो मेन बेस होता है फ्लेवर वाले शहद का, कि मतलब जिस क्रॉप में हमने मधुमक्खी के डब्बे या छत्ते रखे हैं, उनकी पेटी का जिस फसल में हमने बिछाई है, तो मधुमक्खी उनका परागण का इस्तेमाल करके जो शहद का निर्माण करती है। इसीलिए उनके फूल का जो फ्लेवर है उस शहद में आता है, इसीलिए वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के फ्लेवर वाली शहद हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं प्रबंधन की। क्षेत्र विस्तार के बाद जब प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसके महत्वपूर्ण के लिए चूँकि उद्यानिकी फसल बहुत सेंसिटिव क्रॉप होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होती है। जैसा कि टमाटर हो गया, आलू हो गया, तो इन्हें हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। तो आलू को हमें ज़्यादा देर रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए मैक्सिमम 5000 मैट्रिक टन का हम कोल्ड स्टोरेज। एक और है पैक हाउस, जो छोटे किसान हैं वो फील्ड की हीट को कंट्रोल करके कुछ दिन के लिए, मतलब 2-4 दिन के लिए उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको स्टोर करके, और फिर जब उनको उचित समय पे उसको वो मार्केट पे विक्रय के लिए ले जा सकते हैं, जिसके लिए पैक हाउस का निर्माण किया जाता है। मैम, अभी उद्यानिकी में कौन कौन सी फसलें मध्य प्रदेश में उगाई जा रही हैं? उद्यानिकी के चूँकि मध्य प्रदेश का जो एरिया है ये विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ है। विंध्याचल एरिया, फिर मालवा क्षेत्र है, फिर उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इस तरह के एरिया। तो जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जो कि मालवा रीजन है, वहाँ पे अधिकतर तो औषधि फसल की तरफ अभी है, और वहाँ पे अंगूर की खेती की जाती है, और ड्रैगन फ्रूट का भी अभी आया है। और मसाले की खेती में तो है ही, वहाँ पे सबसे अधिक वहाँ पे लहसुन की खेती की जाती है, संतरे की खेती की जाती है। और ये वाला जो एरिया है नर्मदापुरम, यहाँ पे हमारे यहाँ पे तरबूज की खेती बहुत अच्छी होती है, सिंघाड़े की खेती बहुत अच्छी होती है, आम का यहाँ पे बगीचा है, और यहाँ का जो वातावरण है आम का बहुत ही अनुकूल है, उसका स्वाद ही अलग है। यहाँ पे के आम के में अमरूद के लिए ये वातावरण बहुत अच्छा अनुकूल है, कि अमरूद का भी जो स्वाद आता है वो एक अद्भुत ही है यहाँ के अमरूद में। और फिर उसके अलावा यहाँ पे मिर्च की खेती बहुत अच्छी होती है। हमारा खरगोन ज़िला है, हरदा ज़िला है, तो खंडवा ज़िला है, यहाँ पे मिर्च की खेती बहुत अच्छी होती है। शाजापुर, आगर मालवा में संतरे की खेती होती है। हम मध्य प्रदेश में किसान भाइयों द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है उद्यानिकी के क्षेत्र में, और यहाँ की जो फसलें हैं कुछ मतलब विदेश भी भेजी जाती है, तो इस संबंध में कुछ बताएं। मैं अभी हमारे पास में मिर्च की है कि हमारे यहाँ से मिर्च सऊदी अरेबियन कंट्री में एक्सपोर्ट की जा रही है, और लहसुन ये क्रॉप है जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है। तो ये हमारे लिए शायद बहुत गर्व ये भी हमारी बहुत गर्व की बात है। प्रदेश से ये 2 फसलें हमारी मुख्य रूप से ये विदेशों में भेजी जा रही है। तो दर्शकों, हमारे बीच अभी एक सफल किसान भाई भी मौजूद है, कुशवाहा जी। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके अनुभव। तो कुशवाहा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रमेश है, कुशवाहा है, और मैं मतलब टमाटर, भटा, गोभी, मिर्ची, आलू सभी की खेती करता हूँ सर। और बढ़िया होता है, शकरकंद भी लगते हैं, रताड़ू भी लगते हैं, बहुत सी फसलें, मतलब आम का बगीचा भी मेरे पास छोटा मोटा बहुत अच्छे से मतलब। तो आप अपनी सफलता की कहानी संक्षेप में हमारे साथ साझा करें। जी, बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छे से फसल उगाते हैं और अच्छी सेवा करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं तो आपके परिवार का भी सहयोग मिलता है? आप सब पूरा, मेरे लड़के, बच्चे, बहू, बेटा सब करते हैं, मेरा परिवार अच्छे से करते हैं सब।
अच्छा, अगर हम बात करें कि खेती बाड़ी के अतिरिक्त जो है अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके, एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त की जा सके, तो उससे संबंधित भी आप कार्य करते हैं, जैसे कि पशुपालन या डेयरी उद्योग इस तरह से? नहीं, डेयरी उद्योग नहीं करता हूँ। या पशुपालन की अगर कुछ बात नहीं, ये नहीं। मैं किसानी करता हूँ और बाकी धान वगैरह गेहूँ सब ये पूरी। तो जो हमारे नए किसान भाई हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से अच्छी खेती की जा सकती है कम लागत में? संदेश यही देना चाहता हूँ तो जो अच्छा खेत बना, अच्छे समय पे फसल लगाए, अच्छा थोड़ा खाद बीज अच्छा डाले, हर चीज़ मतलब अच्छे से करे तो अच्छे समय पे फसल आएगी, अच्छी आएगी। बस यही संदेश दे सकते। पाजी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जब शुरुआती दौर में खेती बाड़ी स्टार्ट की थी तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई थी, आपने किस तरह से उसको फेस किया और आप यूं ही आगे बढ़ते चले गए और लोगों के लिए प्रेरणा बने? देखो, जंग तो लड़ना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, खून कपसी करना ही पड़ेगा। मैम, अगर हम उद्यानिकी की बात करें तो अभी कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? अभी जो शुरुआत है, क्योंकि खरीफ ख़त्म की समाप्ति की ओर है और रबी की शुरुआत है, तो अभी अगर हम क्रॉप रोटेशन करें और समय को अगर हम भेड़ की चाल ना चले, क्योंकि कभी उद्यानिकी में ज़्यादातर यही होता है कि एक ही समय में टमाटर आ जाता है या एक ही समय में प्याज आ जाता है, एक ही समय में लहसुन आ जाता है। तो उस समय क्या होता है कि सभी लोग एक साथ आ जाते हैं और उद्यानिकी फसल ही ऐसी है कि बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि क्रॉप कैलेंडर हमें तैयार करना चाहिए और क्रॉप कैलेंडर के अनुसार हमें फसलों का चयन करना चाहिए। मैम, समग्र खेती के बारे में भी कुछ आप बताना चाहेंगे? इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो कृषि एंड अलाइन डिपार्टमेंट है ना, जो है, जैसे मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, उद्यानिकी हो गया, रेशम पालन है, इस तरह की सभी जो किसान भाई, इन सभी को थोड़ा थोड़ा अपने फील्ड में सभी को थोड़ा थोड़ा करें। यदि कभी प्राकृतिक प्रकोप आता है तो किसी एक फसल में पड़े, ताकि किसी एक फसल में यदि पड़ता है तो दूसरे से हम उसको कवर कर सकते हैं, उससे हमें हानि से हम बच सकते हैं। जब मुर्गी पालन और सभी ये जो है, जैसे पशुपालन यदि हम करते हैं तो चूँकि अभी जैविक की तरफ सभी का रुझान है कि जैविक खेती करें और सभी जैविक खाएं, तो यदि पशुपालन नहीं करेंगे तो जैविक खेती तो संभव है ही नहीं। बिना पशुपालन के जैविक खेती नहीं हो सकती। उससे हमारा दूध भी अच्छा उत्पादन होगा, हमें गोबर मिलेगा और गोबर के अलावा हमें जो जीवामृत है वो सभी हमें पशुपालन से मिलेगी। और उसके अलावा फिर पोल्ट्री फार्म है तो मुर्गी पालन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुर्गी पालन से ही हम जो मांस है, अंडे हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उनकी भी जो अवशिष्ट पदार्थ है उससे भी हम खाद अच्छा तैयार कर सकते हैं। फिर मत्स्य पालन है, अपने क्षेत्र में तालाब जरूर बनाएं खेत में, उससे आपका जल का भी संरक्षण अच्छा होता है। और जल संरक्षण के साथ साथ आप उसमें सिंघाड़े की खेती भी कर सकते हैं। सिंघाड़े खेती के साथ साथ आप उसमें मछली पालन भी कर सकते हैं। इस तरह के आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे यदि जाएं तो ये आपको कृषि से फिर आपको कभी कोई हानि नहीं हो सकती। और अभी हमारे साथ हमारे किसान भाई कुशवाहा जी यहाँ मौजूद है। तो कुशवाहा जी, हम आपसे परंपरागत खेती के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी हम आपके खेत में खड़े हैं, तो क्या ये परंपरागत खेती की जा रही है इस खेत में? हाँ जी, परंपरा से खेती की जा रही है। हमारे बाप दादे आजे पराजे से हमारी मतलब जो खेती है कुशवाहा लोगों की। तो आपका पूरा परिवार इसी में? हाँ, पूरा परिवार, हमारी समाज भी बहुत है, मतलब है यहाँ बहुत से जने हैं, 400-500 घर के हैं, 400 घर के हैं लगभग, छोटे बड़े जी। तो दर्शकों, आपने देखा और जाना कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी खेती की जा रही है और बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है कुशवाहा परिवार द्वारा। दर्शकों, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार बेड़ा, कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा में कृषि वैज्ञानिक हूं और भीड ब्रीडर हूं। जैसा कि जो खरीफ का सीज़न है वो अंत की ओर है और रबी का सीज़न अभी आने वाला है, तो रबी के सीज़न की हमको प्लानिंग करना है। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कि हम रबी के सीज़न में फसलों की कौन कौन सी किस्में लगाएं। हमारे यहाँ रबी में मुख्यतः गेहूं की फसल होती है और चने की फसल होती है। तो गेहूं में कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनको अपने को बोना चाहिए। अगर हम बात करें सिंचाई की सुविधा अनुसार, तो जो एक पानी की किस्म है वो HI 1605 है और HI 1531 है, HI 1500 है। ये सभी सरबती किस्म की गेहूं हैं, इनका बाज़ार में मूल्य भी अच्छा मिलता है। अगर हम दो पानी की बात करें तो उसमें हमारी MP 3288 बहुत अच्छी किस्म है, इसको लगा सकते हैं। ये भी सरबती में आती है और इसकी चपाती क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये लगभग 2 पानी में पक जाती है। अगर ज़्यादा पानी अगर अपने पास उपलब्धता है ज़्यादा पानी की, तो उसमें हम ज़्यादा पानी किस्में लगा सकते हैं। उन किस्मों में जो प्रमुख किस्म है वो है GW 513, HI 1636 जिसको पूसा बकुला भी बोलते हैं, HI 1634। ये लेट बोनी के भी लिए है और समय से भी अगर बोनी करते हैं तब भी ये अच्छा उत्पादन देती है। और जो 2 नई किस्में आई हैं पिछले साल, उसमें HI 1650 है, ये अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। साथ ही MACS 6768 ये भी अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। इसकी हाइट भी कम होती है और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। ये सभी किस्में जिनके पास पानी की उपलब्धता लगभग 4 पानी की उपलब्धता है वो अपने यहाँ लगा सकते हैं। अगर हम चने की किस्म की बात करें तो चने में भी नई किस्में आई हुई हैं। उन किस्मों में JG 36 है, ये छोटे दाने वाली किस्म है और उकटा रोधी किस्म है। साथ ही JG 24 आई है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की। रिसेंटली ये नई किस्म है बिल्कुल, और यह मशीन हार्वेस्टिंग के लिए भी सुटेबल है। इसकी कटाई हम हार्वेस्टर से भी कर सकते हैं। साथ ही RBG 202 और RBG 204 ये भी उकटा रोधी किस्म है। इन किस्मों का चुनाव भी किसान भाई अपनी चने की खेती के लिए कर सकते हैं। साथ में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है पूसा, उसकी एक किस्म है पूसा मानव। वह किस्म भी उत्पादन भी बहुत अच्छा है और कई रोगों के प्रति इसमें रोग रोधक क्षमता है। तो ये किस्म भी किसान भाई लगा सकते हैं। जो किसान भाई सरसों की खेती करना चाहते हैं तो सरसों में पूसा बोल्ड है, इसके साथ ही वसुंधरा किस्म है और ये जो किस्में लगा सकते हैं। इनके साथ में हाइब्रिड की कई किस्में, संकर सरसों की किस्में चलती है, उसको भी बो सकते हैं। किस्मों का चयन के साथ ही किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो अगर जहाँ पर बीमारी की समस्या है, बीमारियाँ आती हैं, तो बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार में आप केमिकल से भी कर सकते हैं और जैविक बीज उपचार भी कर सकते हैं। केमिकल में आप कार्बेंडेजम से कर सकते हैं 1 से 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। साथ ही अगर जैविक बीज उपचार आप करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा बीडी का प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बीडी की जो मात्रा है वो बीज उपचार में हम 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से रख सकते हैं। और यह जो ज़मीन में जो फफूंद होती है और ज़मीन के द्वारा फफूंद के द्वारा जो भी रोग आते हैं, जैसे कि उकटा हो गया चने में और गेहूं में भी कई ज़मीन से जुड़े हुए रोग होते हैं, डैम्पिंग ऑफ वगैरह, तो उसमें ये फफूंद जो है को रोकती है ये दवाई।
और इसका बीज उपचार में प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई चने की खेती कर रहे हैं तो चने की खेती में जो बीज उपचार है उसमें हम कुछ कल्चर का भी प्रयोग करें तो हमारे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है और साथ में जो आगामी फसल है उसमें भी खाद की मात्रा कुछ छोड़ जाती है फसल। उसमें जैसे चने में अगर हम खेती करना चाहते हैं तो चने में राइजोबियम कल्चर बहुत ही लाभदायक होता है, राइजोबियम कल्चर चने में और पीएसबी कल्चर। तो इस प्रकार से हम बीज उपचार के साथ में जैविक बीज उपचार के साथ में अपने खेत में खाद की भी मात्रा बढ़ा देते हैं और फसल में भी इसका उत्पादन बढ़ता है। अगर किसान भाई जो है इसके बाद में मूंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो कम दिन वाली फसल बो सकते हैं और मूंग की भी अगर उसमें भी कई मतलब कि मीडियम दिन वाली, अधिक दिन वाली और कम दिन वाली किस्मों हैं उनका चुनाव कर सकते हैं। अगर चने की खेती कर रहे हैं तो फिर चना जल्दी कट जाता है और किसान अधिक दिन वाली किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। उसमें शिखा जो IPM 410-3 है उसका प्रयोग कर सकते हैं, हम 12 का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कम दिन वाली किस्म का प्रयोग करना चाहते हैं, अगर गेहूं लेट कटता है उस स्थिति में हम मूंग की कम दिन वाली किस्म विराट का जो है चुनाव कर सकते हैं। ये 52 से 55 दिनों में पक जाती है। साथ ही जो पुरानी किस्म है हमारी सम्राट जो IPM 139 है, PDM 139 उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दर्शकों, अब समय है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। रबी अभियान प्रारंभ हुआ। रबी में सरसों की खेती, मटर से कमाए लाभ और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश में खाद्यान्न का उत्पादन 3,305 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन की तुलना में 149 लाख टन अधिक है। चावल, मक्का, चना, दलहन, रेपसीड और सरसों, तिलहन और गन्ना का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। 2022-23 के दौरान कुल दलहन और तिलहन उत्पादन क्रमशः रिकॉर्ड 275 और 410 लाख टन होने का अनुमान है। कृषि सचिव ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में कुल खाद्यान्न उत्पादन 31% बढ़कर 251.54 से 330.54 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2022-23 के लिए तिलहन और दलहन समेत कृषि उत्पादों का निर्यात 53.145 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। कृषि विभाग के मुताबिक वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3,320 लाख टन निर्धारित किया गया है। रबी सीजन इसमें 1,612 लाख टन का योगदान देगा। इसी प्रकार रबी फसलों का हिस्सा दलहन के लिए 292 लाख टन में से 181 और तिलहन के लिए 440 लाख टन में से 145 होगा। सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने जलवायु लचीली प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस रबी में किसान भाई सरसों की फसल लेकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। सरसों की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। भूमि का pH मान 7-8 रहना चाहिए। सरसों की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए खरीफ में ली गई फसल की कटाई के बाद एक गहरी जुताई करनी चाहिए तथा इसके बाद कल्टीवेटर या रोटावेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। सरसों की उन्नत किस्मों में वरदान, वरुणा T59, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, वसुंधरा RH 9304, अरावली RN 393, लक्ष्मी, स्वर्ण ज्योति, आशीर्वाद, कृष्णा क्रांति, जवाहर 1 आदि प्रमुख हैं। सरसों की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सरसों की बुआई 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर खेत की तैयारी करनी चाहिए। राई व सरसों की सिंचित फसल में 80 किलोग्राम नत्रजन, 30 से 40 किलोग्राम स्फुर व 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। फसल में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन बाद तथा दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिन की अवस्था में करनी चाहिए। किस्म के अनुसार सरसों की फसल 120 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। असिंचित फसल में उपज 10 से 12 क्विंटल तथा सिंचित फसल से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
हरी मटर भारत में सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। ये बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें पाचक प्रोटीन प्रचुर मात्रा में 7.2 ग्राम प्रति 100 ग्राम में रहता है। साथ ही इसमें शर्करा 7.2 ग्राम, विटामिन सी 9 मिलीग्राम तथा फास्फोरस 139 मिलीग्राम भी रहता है। यह शीत ऋतु की फसल है एवं ठंडे मौसम में अच्छा उत्पादन देती है। अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। अक्टूबर में बोनी करना चाहिए। शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए 100 से 120 किलोग्राम एवं मध्यम व देर से पकने वाली किस्मों के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजोपचार कर शीघ्र तैयार होने वाली किस्म के लिए पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखें। खेत में पलेवा देकर बतर आने पर 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर बोनी करें। मटर की उन्नतशील किस्मों में पूसा प्रगति, PLM 3, जवाहर मटर 3, जवाहर मटर 4, जवाहर मटर 1, जवाहर मटर 2, आज़ाद P1, अर्किल मटर अगेती, आज़ाद मटर 3, बोर्नविले आदि लगाई जा सकती हैं। इन किस्मों से औसतन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियां प्राप्त होती हैं। और चलिए किसान भाइयों, अब आपके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। किसान भाई कपास एवं धान की देखरेख करें। खरीफ फसलों की कटाई के बाद खेत में अवशेषों को एकत्रित कर जैविक खाद बनाएं। खाली खेतों को रबी के लिए तैयार करें। सिंचित अगेती मटर व आलू की बोनी करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।